उन्हें था गुमान कि हमारी उड़ान में कहाँ दम है, और हमें था ये भरोसा कि आगे आसमान भी थोड़ा कम है। तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 12 का सेकंड डेरिवेशन करवाने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चल रही है। जिसके पिछले वीडियो हमने पहला डेरिवेशन करवाया था, तो आज स्टार्ट करेंगे सेकंड डेरिवेशन। तो सेकंड डेरिवेशन क्या करा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पिछले वीडियो में अच्छी स्थिति पर था, अब क्या है निरक्षीय स्थिति पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, बीच को तोड़ लेते हैं, ब्रेक करते हैं ओ, और यहाँ ये वाला हो जाएगा एल, ये वाला भी हो जाएगा एल। पूरी डिस्टेंस क्या हो जाती है 2L। यही आपका वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। माइनस क्यू और प्लस क्यू यदि 2L दूरी पर स्थित होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव के वजह से हमें निरक्षीय स्थिति पर निकालना है। देखो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, इस दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लंबवत, दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। और इन दोनों आवेशों को ज्वाइन करने वाली लाइन के ही सीध में एलॉन्ग हम लोग बोलते हैं अच्छी स्थिति। तो अच्छी स्थिति वाला कल करवा दिया गया है, और आज करवाएंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु से लंबवत यक्ष दूरी पर जाके, यहाँ से यक्ष डिस्टेंस जाके, यक्ष डिस्टेंस जाके हम लोग एक बिंदु मान लेंगे जिसका नाम क्या होगा P। और यहीं पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे, लिखिए मैं बोल रहा हूँ, लिखिए माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो बिंदु आवेश हैं जो कि एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, जो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, या वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से लंबवत यक्ष दूरी पर जाके एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि निरक्षीय स्थिति में आता है। इतना लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से जो तीव्रता है उसको देखेंगे कि इसकी दिशा किधर होगी। तो प्लस क्यू की वजह से जो P बिंदु पर तीव्रता होगी, ध्यान से देखिएगा, ऐसे होगी, ऐसे बनाएंगे हम लोग ऐसे। तो देखो प्लस क्यू, जो प्लस क्यू होता है, जिस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो प्लस क्या करता है, अपने से दूर धकेलता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा P बिंदु पर, जो प्लस क्यू की वजह से जो तीव्रता बनेगी, उसकी जो दिशा होगी बाहर की तरफ होगी। दिशा किधर होगी, तो बाहर की तरफ होगी। तो दिशा इधर आपकी किधर होगी, बाहर होगी। ऐसे दिशा क्या होगी, बाहर होगी, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, E1 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, E1। देखो प्लस क्यू क्या करता है, जो प्लस क्यू चार्ज होता है, अगर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो प्लस क्यू क्या करता है, इस पॉइंट पे जो दिशा होगी वो बाहर होगी, और माइनस क्यू करता है, उसकी दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। तो प्लस क्यू की वजह से जो तीव्रता होगी किधर होगी, बाहर होगी। ठीक, अब माइनस क्यू देखो, माइनस क्यू के अगर ज्वाइन करते हो ऐसे आप देखो, तो माइनस क्यू की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर होगी, उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, ऐसे होगी। ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो माइनस क्यू होता है अट्रैक्ट करता है, माइनस क्यू क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और जो प्लस क्यू होता है, जो प्लस क्यू होता है उसकी वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो E1 बाहर हो गया और E2 इस दिशा में हो गया, इसे बोल देते हम लोग क्या है, E2। ठीक है, तो प्लस क्यू से P बिंदु को ज्वाइन कर लिए, माइनस क्यू से P बिंदु को ज्वाइन कर लिए। प्लस क्यू की वजह से तीव्रता बाहर की तरफ होगी E1, माइनस क्यू की वजह से तीव्रता अंदर की तरफ होगी E2। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, अब हम यह डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। यह क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर आप वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला देखें तो E बराबर होता है KQ/R²। तो K तो ठीक है, Q तो ठीक है, R क्या होता है, डिस्टेंस होता है, आवेश से उस बिंदु तक का डिस्टेंस होता है जहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो प्लस क्यू है और इसी बिंदु पर जाके आपको निकालना है, तो इनके बीच का यह डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा।
तो निकालना बहुत आसान है। देखिए कैसे निकालते हैं हम इस डिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए नाम दे दीजिए, या पी है या ओ है या ए बोल दीजिए, इसे क्या बोल दो, बी बोल दो। तो देखो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखो। ट्राइंगल को अगर आप देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और उसी प्रकार से यह डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस यह है वही डिस्टेंस यह भी है। ठीक है, यह भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह भी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जहाँ तक लिखे हैं उसके बाद से आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू की वजह से, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से जो बिंदु P है उसकी दूरी, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से जो दूरी P है जहाँ पर तीव्रता ज्ञात कर रही है वह दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद डायग्राम उतारने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, वो जो मैं बताया हूँ वो भी आपको लिखना है, लेकिन ये अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो क्या लिखेंगे, डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो क्या हो जाएगा, इसे बोल दीजिए वो E1 है ना, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा क्या, KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, KQ बाई आर। आर क्या है, यही है, आर हो जाएगा क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए KQ बाई स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना तो पता है ना कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। अब क्यों कट जाता है, मैथ वाले जानते होंगे, पाई वाले नहीं जानते होंगे, खोज लेंगे, और नहीं खोजेंगे तो कौन सा उनको जरूरत है कि नहीं। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब प्लस क्यू की वजह से P बिंदु पर आपने तीव्रता निकाल लिया आराम से। अब निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से P बिंदु पर तीव्रता। तो सेम चीज लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर क्या होगा, KQ बाई आर स्क्वायर। तो KQ माइनस क्यू लिखना है, लेकिन माइनस तो लिखना नहीं होता है, तो KQ बाई आर। आर क्या है आपका, वही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर ना, तो आर तो यह स्क्वायर हो जाएगा। और सेम प्रोसेस में इसको भी क्या ले सकते हैं, KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो प्लस क्यू की वजह से तीव्रता निकाल लिए, माइनस क्यू की वजह से तीव्रता निकाल लिए। अब ध्यान समझिए, ध्यान से देखिए क्या कि E1 E2 अगर आपको दिख रहा है तो E1 और E2 सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। E1 है KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एंड E2 भी है KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम है। तो क्या मैं यहाँ पर ले सकता हूँ कि E1 इक्वल टू E2, यस और नो, यस, E1 इक्वल टू E2। मान लो इसको हम किसी E के बराबर लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो E1 बराबर E2 के है, मान लो किसी E के बराबर है। आप एक काम करेंगे, यहाँ तक चीज़ों को नोट करेंगे। अब मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, इसको मिटाऊंगा, अब आगे डिवीजन प्रोसीड करूंगा। ठीक है, तो उतारिए इसको, मैं मिटाता हूँ इसको, उतार लिए।
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उतार नहीं रहे होंगे, खाली वीडियो देख रहे होंगे, तो बड़ी समस्या हो जाएगी जीवन में। जान लीजिए 1 महीना बाद यूपी बोर्ड का पेपर है, खबर आ गई है कि सरकार कही है कि मध्य फरवरी में पेपर करवाया जाए। तो कैसे करेंगे आप लोग? उसी लिए तो डेरिवेशन का सीरीज मैं ला रहा हूँ, कुछ फ़ायदा हो जाए आप लोगों का। बट तुम लोग चाहोगे फ़ायदा तभी होगा, अदरवाइज थोड़ी होगा। चलिए अब क्या करेंगे, E1 निकल गया, E2 निकल गया। अब E1 E2 जब निकल गया है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और सुनिएगा, मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है, अरे ये दोनों साइड सेम है ना, तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब आप एक काम करिए, यहाँ से एक लाइन खींचिए तो सीधे यहाँ से, ठीक है, खींच दिए। अगर यह थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अच्छा 10 जो पढ़ा होगा रेखा गणित उसको पता होगा, अगर नहीं पता है तो सिंपल याद करो, अगर यह थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा, और यह थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा ही है। मतलब जो कोण यह है वही ये भी, जो ये है वही भी, ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब सुनिए, जो E1 है और जो E2 है, जो तीव्रता E1 है और जो तीव्रता E2 है, ये दोनों एंगल पर है। ये दोनों क्या है, एंगल पर है। और जब भी कोई चीज़ एंगल पर होती है फिजिक्स में तो उनको हम घटकों में वियोजित करते हैं। याद करिए, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो भैया E1 के 2 घटक बनेंगे, E1 के क्या बनेंगे, 2 घटक बनेंगे। E1 का इधर घटक बनेगा क्षैतिज वाला और इधर बनेगा ऊर्ध्वाधर वाला। E2 का इधर बनेगा क्षैतिज और इधर बनेगा क्या, ऊर्ध्वाधर। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि E1 के 2 घटक होंगे। देखो एंगल की तरफ, कोण की तरफ जो घटक होता है उसे क्षैतिज घटक बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एंगल थीटा है और ये एफ है, तो जो एफ का इधर की तरफ होगा, इधर वाला क्षैतिज इसे बोलेंगे क्षैतिज घटक। जो एंगल की तरफ दबाएगा इसे बोलते हैं एफ कास थीटा। और जो ऊर्ध्वाधर होगा ऐसे जो बनेगा उसे बोल देंगे ऊर्ध्वाधर घटक, और ये होता है क्या, एफ साइन थीटा। यानी एंगल की तरफ क्षैतिज घटक एफ कास थीटा, एंगल के अपोजिट साइड में ऊर्ध्वाधर घटक होगा जिसका मान होगा एफ साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। तो सेम प्रोसेस में तो E1 का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, E1 कास थीटा। क्या हो जाएगा, E1 कास थीटा। और इस P पॉइंट को जरा यहाँ पर लिखिए तो। और E1 का ऊर्ध्वाधर घटक, देखो देखो ध्यान समझो, आना चाहिए समझ में। E1 के 2 घटक बने, E1 के 2 घटक बने, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज घटक बना E1 कास थीटा, ऊर्ध्वाधर बनेगा क्या, ऊर्ध्वाधर देखो ऐसे होगा, ये वाला, ये होगा क्या, E1 साइन थीटा। यानी जो ये E1 था ये 2 घटकों में बढ़ गया, E1 कास थीटा, E1 साइन थीटा। इसे बोलते हैं क्या, क्षैतिज घटक। इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज घटक। चलिए अभी लिखवाएंगे तो हो जाएगा। आप सुनिए, इसी प्रकार से E2 के भी 2 घटक होंगे। E2 का इधर वाला हो जाएगा, देखो एंगल की तरफ क्षैतिज होता है, एंगल की तरफ क्षैतिज होता है, तो ये देखो ऐसे, ये E2 कास थीटा, E2 कास थीटा। तो हो जाएगा क्या, E2 कास थीटा। और इधर की तरफ E2 कास थीटा, इधर वाला हो जाएगा क्या, E2 साइन थीटा। तो इधर वाला ये वाला हो जाएगा क्या, E2 साइन थीटा। ये नीचे ऐसे जो जाएगा हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, E1 कास थीटा, E1 साइन थीटा, E2 कास थीटा, E2 साइन थीटा। ठीक, डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे E1 तथा E2 के को 2 घटकों कौन कौन है, कामा ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्षैतिज कामा ऊर्ध्वाधर जो भी समझ लेना, ऐसे लिखाएगा, ऊर्ध्वाधर। E1 तथा E2 को 2 घटकों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में वियोजित करने पर, ठीक है, E1 को तथा E2 को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर। तो E1 का और E2 का, तो E1 का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, E1 कास थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, E2 कास थीटा, और पर दिख भी रहा है,
और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। ये है आपका कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, और ये आपका कौन सा है, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, E1 का ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा, E2 का ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा। इतनी बातें आप नोट करेंगे। हम प्रोसेस से बता रहे हैं, धीमे धीमे एक एक वाइज, मतलब लेयर वाइज लेयर। आप सुनिए अब आगे क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। तो जो E1 के ऊर्ध्वाधर घटक हैं, जो E1 के ऊर्ध्वाधर घटक हैं और जो E2 के ऊर्ध्वाधर घटक हैं, E1 का ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर की तरफ है, E2 का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की तरफ है, और E1 साइन थीटा जो है, E1 का ऊर्ध्वाधर घटक और जो E2 साइन थीटा, E2 का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, दोनों बराबर है परिमाण में, पर दिशा क्या है, विपरीत है। कैसे बराबर है, अरे भैया E1 और E2 तो बराबर है ना, और साइन थीटा भी तो बराबर होगा, तो इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या है, बराबर है, लेकिन विपरीत दिशा में है। मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक ऊपर है तो क्या है, नीचे है, और ऊपर नीचे होने की वजह से दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी E1 साइन थीटा ऊपर और E2 साइन थीटा नीचे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा कि E1 तथा E2 के ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में विपरीत है। दिशा में क्या है, विपरीत है। अतः यह एक दूसरे से कैंसल, मतलब कट, कैंसल हो जाएंगे, दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ये आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कट गया, यानी इसके वजह से कोई तीव्रता नहीं बनेगी। P पॉइंट पर है तो खत्म हो गया। तो तीव्रता बनी कहाँ से, क्षैतिज घटक से। तीव्रता बनी कहाँ से, क्षैतिज घटक से। क्यों, E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे अगर इस पॉइंट पे इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है और एक और 5 न्यूटन का बल लग रहा है, टोटल क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन जुड़ जाएगा। तो तीव्रता बस E1 और E2 के क्षैतिज घटक से ही बढ़ रही है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो हम लोग जो लिखेंगे क्या कि अतः परिणामी तीव्रता E1 तथा E2 के क्षैतिज घटकों के योग के बराबर होगी। योग क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है कि नहीं। यानी कि जो परिणामी तीव्रता बनेगी, जो ई नेट बनेगा लास्ट में, वो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा से नहीं बनेगा, केवल क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा से बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे जो परिणामी तीव्रता ई नेट बन रही है, वो बढ़ रही है किसके वजह से, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के वजह से। यानी यही है परिणामी तीव्रता। ठीक है, इतना पूरा फिगर, इतना पूरा लिखवाना बस इस बात को समझाने के लिए ही था। अगर ये बात यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद से कुछ नहीं है डेरिवेशन में, बस सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो अगर आई होप आपको इतनी बात समझ में आई, नहीं आई होगी तो कमेंट करिए या दोबारा देखिए। ठीक है, आएगी 110% आएगी। ठीक है, तो आगे मैं डेरिवेशन कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उतारिए इसको। ठीक है, इतना मैं मिटाता हूँ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर, अब ये बात सुनो, E1 E2 तो बराबर है और वो किसके बराबर, E के बराबर है। तो E1 का जगह क्या लिख देंगे, E, तो E cos थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, E2 की जगह भी लिख देंगे E, तो E cos थीटा। तो E नेट बराबर क्या हो जाएगा, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, क्या हो जाएगा 2E cos थीटा। अब सुनिए, तो E नेट बराबर
ई नेट बराबर 2E। तो 2 तो ठीक है, ई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू निकाल चुके। अरे ई का मतलब E1 या E2, और E1 E2 तो पीछे निकाल चुके हैं। पेज में देखो या तुमको याद होगा, याद तभी होगा जब तुम कंसंट्रेशन से देख रहे होगे तब। तो E1 अगर मैं आप तुमको याद दिलाऊं या E2 याद दिलाऊं जो कि ई के बराबर था, उसकी वैल्यू थी क्या, KQ/x² प्लस L स्क्वायर, KQ/x² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो रखिए ई के वजह, ई का वैल्यू रखिए KQ/x² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इनटू कास थीटा क्या है, तो कास थीटा यहाँ से निकाल लीजिए। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार क्या है L और कण क्या है यह, देखो, और यहाँ से भी निकाल लो। तो कास थीटा क्या होगा, आधार बटे कण, आधार यह L है और कण क्या है यह है। तो लिखेंगे आधार L, कण कितना है, कण है x² प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए जरा नीचे से, तो ई नेट बराबर 2KQL अपान x² प्लस L स्क्वायर। यह जो अंडर रूट में लिखा गया है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। मैथ वाले जानते होंगे इस बात को, बायो वाले भी जानते होंगे, हो सब जानते होंगे, मुझे पता है। तो अंडर रूट को उठा के लिख दिए, इसके पावर 1/2। अब सुनिए, इसी के साइड में लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग साइड में मत लिखिएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास है। तो और मैं K को पहले लिखूंगा, यहाँ से K को पहले लिखूंगा और 2 को बाद में। तो 2QL अपान, देखो इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर को जोड़ लिया जाता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो इसके पावर 1, इसके पावर 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो लिख लेंगे x² प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यानी 1 में 1/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो हो जाएगा x² प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। अब आगे देखिए, आगे क्या करेंगे हम लोग, वही पिछला वाला रूल क्या था कि L x की अपेक्षा बहुत छोटा है तो L स्क्वायर x² की अपेक्षा और छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से L स्क्वायर इतना छोटा हो जाएगा, उसे हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, उसे 0 के बराबर मान लेंगे। तो ये से धीरे से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक, कट नहीं करेंगे, मतलब 0 मान लेंगे। तो यहाँ से ई नेट बराबर आ जाएगा आपका क्या, ई नेट बराबर K2QL अपान, देखो केवल क्या बचा है, x² बचा, और x² के पावर क्या बचा, 3/2। देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाएगा, गुणा, और 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, और हाई 2QL का मान पता है आपको, पिछले वीडियो जो देखा हो, नहीं तो 2QL का मान क्या होता है, P होता है। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K और 2QL की जगह क्या लिख देंगे, P, और यहाँ से 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, x की पावर 3। यही है KP/x3। खत्म हो गया डेरिवेशन। और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया, ई नेट बराबर वो क्या आया, KP/x की पावर 3। यही है रिजल्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू चेंज कर रख देंगे 1/4πε0 P/x3, यह भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डेरिवेशन यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमने क्या करा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आपको निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के सिखाया। यह डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सभी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट ही करवाया जा रहा है, बोर्ड में आ सकते हैं, और पेपर आपका फरवरी में हो सकने के ज़्यादा चांस हैं। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जानते हैं क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।